दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज का वीडियो हमारा इंदिरा गांधी जी की बायोग्राफी को लेकर बनने वाला है, जिसमें हम आपको वो सारी डिटेल्स बताएंगे जो शायद आज तक आप नहीं जान पाए होंगे या फिर आपकी नज़रों से ओझल हो चुकी होंगी। तो वो सारी चीज़ें आज हम आपको बताएंगे। पहली एक ऐसी लेडी जो कि हिंदुस्तान में जिस समय में महिलाओं को ज़्यादा सी वैल्यू या ज़्यादा से अधिकार प्राप्त नहीं थे, उस परिस्थिति के अंदर एक ऐसी महिला जो देश की प्रधानमंत्री बनी, ना सिर्फ प्रधानमंत्री बनी कि पूरे के पूरे देश को सबसे लंबे कार्यकाल के लिए संभाला और जब तक जीवित रही तब तक देश की सेवाओं को या देश में अपनी सेवाओं को पूरी तरह से देती रही। सैकड़ों प्रकार के आरोप लगे, सैकड़ों प्रकार के विद्रोह हुए, किसी ने मोम की गुड़िया बोला तो किसी ने इन्हें चुड़ैल तक बोला, लेकिन फिर भी इन सभी बातों की परवाह किए बिना देश में कहीं भी इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और कांग्रेस को इतनी मजबूती से आगे बढ़ाती ले गई कि इनके कार्यकाल में एक बार तो ऐसा हो गया था कि 350 से ज्यादा सीटें सिर्फ कांग्रेस को मिली थी, वो भी सिर्फ इंदिरा गांधी की सभी प्रकार की कठोर और नियम जो भी इन्होंने बनाया उसके बावजूद लोगों ने इन्हें बहुत पसंद किया। तो आज हम इसी महिला के बारे में, इसी लेडी के बारे में, जिसे हम आयरन लेडी कहें या जितने भी इनके लिए तारीफ में शब्द बोले जाएं वो कम होंगे। कुछ लोग इनके विपक्ष में, कुछ लोग इनके पक्ष में अलग अलग प्रकार की राय देते हैं। तो बेसिकली हमारी जो राय है वो बेसिकली अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन इंटरनेट पे जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके आधार पर ये सारी जानकारियां दी जा रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले हमारा YouTube चैनल है IAS विद हरि मोहन, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लेटेस्ट या फिर जितनी भी इतिहास की कोई भी बायोग्राफी हो या फिर करंट अफेयर की नॉलेज हो आप उसको यहां से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप किसी भी PCS एग्जाम या UPSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं, जिसमें हम आपको रेडीमेड पेन ड्राइव कोर्सेज दे सकते हैं और आप घर बैठे बैठे आरामदायक तरीकों से तैयारी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की गाइडेंस चाहिए तो आप इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर कॉन्टैक्ट करके हमारे लोगों से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम कुछ मेन पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे अर्ली डेज का मतलब उस समय के इतिहास का माहौल समझने की कोशिश करेंगे जिस समय में पूरा का पूरा वर्ल्ड जो पूरा का पूरा देश जो था आजादी की लड़ाई में सम्मिलित था, हर व्यक्ति पूरी तरीके से जुड़ा हुआ था। उन दिनों की हम बातें करेंगे। फिर इनका पॉलिटिक्स में एंट्रेंस कब हुआ, कब ये पहली बार पीएम बनी, पीएम बनने के बाद कितनी समस्याएं आई, किस प्रकार इमरजेंसी लागू करी, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद हरित क्रांति और पता नहीं क्या क्या। दोस्तों बहुत लंबा इतिहास रहा इनका। इवन दैट सैकड़ों देशों के दबाव के बावजूद इन्होंने अपने ही कार्यकाल के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट को कंप्लीट करवाया, न्यूक्लियर टेस्ट को करवाया और उसकी धमक से विश्व के कान हिला दिए कि हम भी तुमसे कमजोर नहीं है। सैकड़ों क्रिटिसिज्म मिले, किसी ने कुछ बोला। डेथ और उसके बाद का आफ्टर मैथ हम डिस्कस करेंगे कि उसके बाद क्या समस्याएं आई, किस प्रकार से देश की राजनीति में क्या पन्ने पलटे। वैसे एक बात और बता देता हूं दोस्तों, जब इंदिरा गांधी स्टेज पर खड़ी होकर दहाड़ती थी ना, आधे से ज्यादा लोग जो विद्रोही होते थे वो सोच में पड़ जाते थे कि अब पता नहीं ये क्या कर दे, क्या बोल जाए और हमें अब अपने जीवन में किस प्रकार के बदलाव लाने पड़ जाएं। लोग जो थे इसके विपक्ष में खड़े भी होते थे तो छुप कर और बेसिकली एक तरीके से हिडन तरीके से काम करते थे। कभी इनके सामने आकर इनके सामने बहस करने का प्रयास आज तक के इतिहास में किसी ने नहीं किया। तो शुरुआत करते हैं भाई। इनका जन्म जो हुआ 1917 के अंदर, वही इलाहाबाद के अंदर हुआ था। नेहरू जी की बेटी थी ये, तो जाहिर सी बात है एक पंडित परिवार के अंदर इनका जन्म होता है और उस समय के अंदर दोस्तों पूरा का पूरा महात्मा गांधी जी के आने का समय होता है। पूरा का पूरा देश आजादी के लिए लड़ रहा होता है। पिता को बार बार इनके जन्म से पहले और बाद में कई बार जेल में बंद होना पड़ता है, क्योंकि आजादी की लड़ाई है भाई और जितने भी स्वतंत्र सेनानी हैं
उनको विरोध झेलना पड़ता था पुलिस का, तो उन्हें बंद होना पड़ता है। तो ऐसे हालात में इंदिरा गांधी का जन्म और पैम्पर हुआ, यानी पालन पोषण हुआ। अब पिता चाहते थे कि इंदिरा गांधी खूब पढ़े लिखे और आगे तरक्की करे, लेकिन देश के हालात को देखते हुए ये शायद कर पाना पॉसिबल नहीं था, बहुत डिफिकल्टी थी। लेकिन क्योंकि नेहरू शुरू से ही काफी अच्छी और रईस फैमिली से थे, तो इन्होंने आगे इनकी पहली तो शुरुआती शिक्षा जो थी घर में ही करवाई, घर में करवाई 1934 के अंदर। फिर इन्हें मॉडर्न स्कूल दिल्ली भेजा गया, फिर इनके काफी सारे स्कूल बदले, कभी मुंबई में एडमिशन हुआ, कभी कहीं, फिर थोड़े टाइम पीरियड बाद ये और इनकी माता, ये जो एक साथ रहते थे। एक और चीज बता देते हैं, इनकी माता जी की जो तबीयत थी बहुत बुरी तरीके से खराब रहती थी, ट्यूबरोक्लोसिस यानी टीबी की बीमारी से पीड़ित थी। इनकी माता टीबी की बीमारी से पीड़ित थी, पिता अक्सर जेल जाते रहते थे। तो इस परिस्थिति में पूरा का पूरा जीवन जो था इनका लगभग लोनलीनेस में बीता, अकेले बीता। इस अकेले बीतने के अंदर शुरुआत में इनका मन काफी कमजोर रहता था, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने पता नहीं अपने आप को किस मिट्टी में ढाल लिया कि कोई भी परिस्थिति इनको कमजोर नहीं कर पाई। इसके बाद इन्होंने रामकृष्ण जी का मिशन जो था, यानी स्वामी रामानंथन नंदा का जो था, इनके गार्जियन बने, और इसके बाद इन्होंने इनकी ही आगे स्टडीज के साथ जुड़ाई कर दी, जिसमें विश्व भारती यूनिवर्सिटी में 1951 में एडमिशन लिया। हालांकि कहा जाता है कि इनका जो जन्म हुआ, जन्म के नाम पे पिता ने नाम रखा इंदिरा, और इंदिरा ने नाम रखने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनको नाम दिया था प्रियदर्शनी। कहा जाता है कि मोतीलाल जी ने भी, जो इनके दादाजी थे, उन्होंने भी नाम दिया था, लेकिन इन दोनों को जोड़कर इनका फिर पूरा नाम रखा गया इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू। असलियत में क्योंकि दिखने में बहुत क्यूट थे बचपन में, तो इनके दादाजी ने उस समय में, और जो रविंद्रनाथ थे, इन्होंने संस्कृत में बोला बहुत प्रिय दिखने वाली दर्शनी, तो इससे इसका नाम जोड़ा गया। फर्दर एजुकेशन के लिए भाई जाहिर सी बात है अब्रॉड गए, यूरोप गए। एक तरफ इनके पिता जो थे, इनकी मदर को लेकर फर्दर इनके इलाज के लिए स्विट्जरलैंड चले गए, जहां पर इनकी माता का निधन हो गया। और निधन के बाद, उनकी माता के निधन के बाद इनको अब पहले थोड़ा बहुत माता का साथ था, और वो भी अब बिल्कुल छिन गया। इसके बाद धीरे धीरे इन्हें पढ़ाई के लिए फर्दर यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन कराना पड़ा था। लेकिन क्योंकि ये लैंग्वेज के अंदर दोस्तों, क्योंकि इंडिया में उस समय के अंदर क्योंकि मेजर जो एजुकेशन होती थी इनकी बदलती रहती थी, तो इनको लैटिन पढ़ने को दी जाती थी। अब हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स के अंदर ये बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन लैटिन के अंदर बहुत ज्यादा पुअर और अच्छे स्टूडेंट नहीं रहे। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि इस समय में दूसरी हालात ये भी थे कि परिवार से इतनी मुसीबतें थी कि ये पढ़ाई में इनका मन भी नहीं लगता था। एक तरफ प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी, दूर बैठे बैठे पिता से पत्रों के जरिए इनका कांटेक्ट होता रहता था, पत्रों के जरिए यानी लेटर्स के जरिए। धीरे धीरे इन्हें जब पत्रों के जरिए इनके पिता जो थे पूरी की पूरी भारतीय राजनीति की बातें बताते थे, तो ये भी वहां पर बैठे बैठे समझने लगते थे कि असलियत में राजनीति कहते किसको है और भारत का क्या रोल रहा इसमें। वहीं पर रहते रहते ग्रेट ब्रिटेन के अंदर फिरोज गांधी जो थे, जो कि फिरोज गांधी इलाहाबाद से साथ में थे, मदर के साथ में, यानी कि इंदिरा की मदर का इन्होंने ख्याल भी रखा काफी ज्यादा बीमारी के दौरान। इसी बीच में ये दोनों प्रेम प्रसंग में पड़े। प्रेम प्रसंग यानी कि भाई दोनों को एक दूसरे से अट्रैक्शन हुआ, लव हुआ। अब उस समय में तो भाई ये हमारा आजकल का ये लाइफस्टाइल नहीं था, लेकिन इन दोनों को प्रेम हुआ। प्रेम होने के बाद में दिल्ली आए, दिल्ली के बाद फिर नेहरू जी से मिले। नेहरू जी को मिलने के बाद इंदिरा गांधी के सामने फिरोज गांधी जो थे वो डरते थे कि नेहरू से कैसे बात की जाए, जवाहरलाल नेहरू से बात कैसे की जाए, तो वो बात करते हुए हिम्मत में नहीं थे। हालांकि ये खुद भी स्वतंत्रता के लिए, देश के लिए अलग अलग जगहों से लड़ाई लड़ रहे थे। अब क्या हुआ, इंदिरा ने पिता को मनाने का प्रयास किया, बहुत दृढ़ निश्चय के साथ पिता के सामने गई। अब नेहरू को मनाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक जुरिस्ट फैमिली से फिरोज गांधी थे, एक मुस्लिम थे, दूसरी तरफ इंदिरा गांधी ब्राह्मण, और ऐसे में अगर इन दोनों का विवाह हो जाए तो पूरा का पूरा देश और इतनी बड़ी आबादी जो थी वो ऑलरेडी इंदिरा
गांधी और नेहरू परिवार को देखकर तो जी रहे थे। अब यहां पर ही नियम अगर टूटेंगे तो बाद में तो नियम गड़बड़ हो जाएंगे। अब ऐसी परिस्थिति में नेहरू जी ने कहा यदि महात्मा गांधी जी मान जाए तुम दोनों के विवाह के लिए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चलो जी, इंदिरा गांधी जी गई सीधा महात्मा गांधी के पास, उनको मनाया। महात्मा गांधी को मनाना बहुत मुश्किल था, वो अपनी पॉलिसी से जल्दी से पलटते नहीं थे। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी जी की हट थी जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल था, और फाइनली फिर फिरोज गांधी को महात्मा गांधी ने गोद लिया और ऐलान हो गया कि भाई गोद ले लिया, और गोद लेने के बाद इंदिरा गांधी से इनका विवाह कराया गया। तो इससे भारत में बहुत ज्यादा भूचाल तरीके का भी आया, लोगों ने काफी सवाल भी उठाए, काफी ज्यादा विरोधियों को बोलने का मौका भी मिला, लेकिन ये ज्यादा लंबे समय तक, क्योंकि उस समय में पॉलिटिक्स में इंदिरा गांधी नहीं थी, इस बीच में हालात जो थे थोड़े से डिस्टरबेंस थे, तो लोगों को ये ज्यादा मुद्दा नहीं आया। हालांकि इन दोनों का भी जीवन ज्यादा अच्छा नहीं चला, क्योंकि दोनों को विवाह के बाद कश्मीर गए घूमने फिरने, कश्मीर से वापस आए तो इन्हें 18 महीने के लिए ब्रिटिश रूल के अंदर बंद कर दिया गया। ब्रिटिश रूल के अंदर बंद कर दिया, फिर खूब इन्हें आजाद किया गया। आजादी मिलने के बाद अब ये फिरोज गांधी जाकर बस गए लखनऊ बस गए, और इनको अपने पिता के साथ ही रहना था भाई। अब पिता के साथ रहना था, धीरे धीरे दोनों का पॉलिटिकल करियर स्ट्रांग हो गया। इनको लखनऊ से इन्होंने अपना फिर उधर से नेहरू के कहने पर टिकट प्राप्त किया, और टिकट प्राप्त करने के बाद एरिया से जीते। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी भी जो थी वो धीरे धीरे अपने पिता को सपोर्ट कर रही थी। पीछे से धीरे धीरे इनके 2 बच्चे पैदा हुए, यानी कि एक राजीव गांधी और दूसरा संजय गांधी। राजीव गांधी जी का जन्म 1944 को हुआ, जो कि बोला जाता है साधु संत सज्जन बच्चे थे। कहा जाता है आम बच्चों की तरह नहीं थे, तेज तकरार नहीं थे, बहुत शरीफ बच्चों में से एक थे। दूसरी तरफ जन्म होता है संजय गांधी का, जो बिल्कुल इनके विपरीत थे। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी के साथ साथ संजय गांधी की भी छवि इलेक्शंस के अंदर बहुत जबरदस्त हो चुकी थी। इतनी जबरदस्त छवि हो चुकी थी कि बीच में तो ये इंदिरा गांधी के विपरीत भी खड़े हो गए थे और अपनी आइडियोलॉजी को चलाने लग गए थे। लेकिन खैर, आगे की कहानी इनकी वैसे अगर बात की जाए तो इनका भी जीवन अच्छा नहीं चला। मात्र 43 साल की उम्र में फिरोज गांधी को तीसरी बार अटैक आता है, और तीसरी बार अटैक के बाद इनका अंत हो जाता है, इनका कार्य मतलब जीवन समाप्त हो जाता है। इधर फिरोज गांधी का चैप्टर समाप्त होता है, यानी कि इनकी डेथ हो जाती है। इधर से अब इंदिरा गांधी, एक तरफ पिता बहुत बुरी तरह कमजोर बीमार, दूसरी तरफ राजनीति पूरे देश को संभालना, तीसरी तरफ अपने बच्चों को संभालना। ये राजीव गांधी जी पायलट बनने चले जाते हैं, जबकि जो दूसरे भाई हैं हमारे, क्या नाम था इनका, संजय गांधी, ये माता के साथ पूरी तरीके से पॉलिटिक्स में घुल मिल जाते हैं। समय बदलता है धीरे धीरे जबरदस्त तरीके से। 1950 के आसपास का समय आ जाता है भाई। हाँ, 1950 के समय आ जाता है। गांधी जो थी कांग्रेस की प्रेसिडेंट बन चुकी थी, धीरे धीरे अलग अलग जगहों से इलेक्शंस जीतने के प्रयास में थी। क्या हुआ, अब इन्होंने क्या हुआ, कम्युनिस्ट से, सोशलिस्ट से, अलग अलग जगहों से कॉम्बिनेशन किया और इलेक्शंस में अपनी पावर को प्रूव करने के लिए लग गई। कहा जाता है कि इनके लिए शुरुआत में जब ये इलेक्शंस में खड़ी ही हुई थी, हालांकि उस समय में इनका कोई स्ट्रांग होल्ड नहीं था, लेकिन उस समय के अंदर एक और चीज आ जाती है कि इनके पिता की डेथ हो जाती है। इधर से पिता की डेथ होती है। पिता की डेथ के तुरंत बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी को उठाकर क्या बना दिया जाता है, देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। पिता की मृत्यु, लाल बहादुर शास्त्री जी हालांकि खुद प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते और इंटरनल पॉलिटिक्स होनी शुरू हो जाती है कि अब लाल बहादुर शास्त्री से पहले नेहरू के जाने के बाद कौन पीएम बनेगा। पार्टी के जो दिग्गज नेता थे वो आपस में लड़ने लग गए थे, क्लियर नजर आने लगा कि कौन क्या कर रहा है। काफी परिस्थितियों के बाद इंदिरा गांधी जी ने लाल बहादुर शास्त्री को देखा
और सब वैसे पार्टी वाले चाहते थे कि इंदिरा बने, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद ही दोबारा परिस्थितियों को संभलने से पहले, अभी दुख से निकली ही नहीं थी कि उन्होंने इधर पोस्ट को स्वीकार करने से मना कर दिया। मना करने के बाद दोस्तों हुआ क्या, लाल बहादुर शास्त्री जी को यहां पर क्या बनाया जाता है, पीएम बना दिया जाता है। हालांकि पीएम बनाने के बाद में काफी कोशिशें होती हैं अपने आप को प्रेजेंट करने की, और जो लाल बहादुर शास्त्री थे ये किसी प्रकार से पीएम बनना चाहते नहीं थे। तो अब परिस्थितियां दोनों तरीके से अपोजिट हो जाती हैं, लीडर्स जो थे अलग अलग तरीके से लड़ने लग गए। इसी बीच में लाल बहादुर शास्त्री जी ने रिक्वेस्ट करी और इन्हें इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग की मिनिस्ट्री सौंप दी। शास्त्री जी की डेथ हो जाती है 1966 के अंदर, फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है, और इसी बीच के अंदर के कामराज साहब, ये जिनकी फोटो है साथ में, के कामराज साहब क्या करते हैं, इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर पद के लिए आगे कर देते हैं। अब इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए आगे कर देते हैं, इधर से लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत होती है और इंदिरा गांधी जो है पूरी तरीके से प्राइम मिनिस्टर के पद पर आ जाती है। शुरुआत में गांधी जी को यानी इंदिरा गांधी को कहा जाता है कि नारी है, कमजोर है, गूंगी गुड़िया है, एक तरीके से कठपुतली की तरह ही काम करेगी। पपेट मतलब कठपुतली होता है कि कठपुतली है, ये क्या कर सकती है, उस समय में कुछ नहीं कर सकती, हम जिस धुन पर नचाएंगे ये उसी धुन पर अपना काम करेगी, ऐसा उस समय के लीडर्स का मानना हो गया था। अब हर एक लीडर चाहता था कि मेरे अनुसार काम हो, और ओपोनेंट जो था वो कोशिश में था कि इनको यानी कि पार्टी को बीट करने का प्रयास करे। इस बीच में ये बने एक बार प्रधानमंत्री, यानी कि प्रधानमंत्री की पोस्ट आई इनके पास में 66 के अंदर। 66 के अंदर इनके पास प्रधानमंत्री की बस एक पोस्ट आनी बाकी थी, उसके बाद तो इनको रोक पाना मुश्किल था। और 66 से लेकर 84 तक का काल बता देते हैं, बीच में थोड़ा बहुत समय, हालांकि ये वो रहे विपक्ष में भी रहे, लेकिन 66 से 84 तक का काल यानी पहली बार प्रधानमंत्री बनना और मृत्यु तक इन्होंने फिर तो जो करतब करके दिखाए, पूरा देश गवाह था। और वो करतब इतने जबरदस्त थे कि देश में आपके अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने भी संसद के अंदर खड़े होकर कह दिया था कि ये नारी नहीं है दुर्गा है, नारी नहीं है दुर्गा। और दुर्गा को तो सभी जानते हैं, हमारे देश में देवी का स्वरूप माना जाता है। इन्होंने जो एकदम लड़ाई मार दी थी एकदम पाकिस्तान के खिलाफ और हरा के बांग्लादेश को आजाद करा दिया था, तो उस परिस्थिति में इन्हें दुर्गा का स्वरूप बोला था विपक्ष में किसने, भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने। याद रखिएगा, यानी कि उस समय में विद्रोह होता था, लड़ाई होती थी, लेकिन जहां सही है वहां पर तारीफ भी की जाती थी। तो अब जो होता है, शुरुआत होती है इनकी पोस्ट की। तो पहली बार ये 11 साल के लिए लगातार क्या बनी, पीएम की पोस्ट पर आई। इस बीच में गवर्नमेंट बनती है, मोरारजी देसाई डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट टर्म एज प्राइम मिनिस्टर शी वाज वाइडली क्रिटिसाइज्ड। दुनिया ने इनकी बहुत क्रिटिसाइज की क्योंकि ये ज्यादा बोलते नहीं थे। क्यों नहीं बोलते थे, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है पॉलिटिक्स के अंदर इतना ज्यादा इनका मिक्सअप शुरुआत में हुआ नहीं था, और शुरुआत के अंदर हर चीज को संभाल पाना, इंटरनल पॉलिटिक्स को संभालना और देश की राजनीति को समझ पाना इतना इजी नहीं था। लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, कांग्रेस पार्टी के जो बॉसेस थे उनको भी संभालना, उन पर रोक लगाना, ये सब चीजों को एनालाइज किया जा रहा था और बहुत अच्छे से पूरी की पूरी बागडोर को संभालने का प्रयास किया जा रहा था। 66 में इनके पास पोस्ट आती है दोस्तों, इलेक्शन होते हैं 67 के अंदर लोकसभा के अंदर, और जो गांधी जी हैं, इंदिरा गांधी जी, इनको बहुत भारी बहुमत से वोट हासिल होता है। लेकिन अब यहां पे एक बहुत बड़ी समस्या चल रही होती है। समस्या क्या होती है दोस्तों, कि उस समय के अंदर पूरे के पूरे देश में बहुत ज्यादा आर्थिक संकट होता है, चीजों के रेट बढ़ रहे होते हैं, बेरोजगारी बढ़ रही होती है, इकोनॉमिक गिर रही होती है, और खाद्य पदार्थों की बहुत ज्यादा भारी मात्रा में कमी आ चुकी होती है। इस परिस्थिति के अंदर देश की हालात जो थे ज्यादा स्टेबल नहीं थे, और देश के हालात जब स्टेबल नहीं होते हैं उस परिस्थिति में आप कितने भी अच्छे लीडर बन जाएं, लेकिन परिस्थितियों के आगे आपको घिरना
पड़ जाता है। रायबरेली से इलेक्शन में सीट जीत ले लड़ते हैं और लड़ने के बाद जाहिर सी बात है जीतते हैं। जीतने के बाद में भारत की जितने भी बिजनेस हैं, भारत के जितने भी बिजनेस हैं, बिजनेस होने के साथ साथ और जो भी उपभोक्ताओं से संबंधित हार्डशिप थी, रुपए की गिरती हुई कीमत को रोकना, पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स को रोकना, गेहूं जो बाहर से मंगवाया जा रहा है, उन समस्याओं को देखना सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम, एक चैलेंजिंग काम बन चुका होता है। इसी बीच में इंदिरा गांधी जी ने ही हरित क्रांति का शुरुआत किया था दोस्तों। हरित क्रांति इन्हीं के समय के एक कार्यकाल में हुई थी, जिसके अंदर एक तरफ तो विदेशों से हम अनाज मंगा रहे थे, लेकिन इन्होंने इतना जबरदस्त काम किया, इतना जबरदस्त लोगों को उकसाया कि देश में अनाज जो था विदेशों में बेचने लायक इतना उगा दिया था कि विदेशों में बेचा जाने लगा, जिससे पॉलिटिक्स में धीरे धीरे उभार आने लगा। लोगों को इन पर भरोसा होने लगा, लोगों को भरोसा होने लगा और यही सबसे बड़ी चीज होती है कि इंपोर्ट जो था वो बढ़ रहा था। इसी बीच में जो क्या होता है कि दोस्तों बहुत सारे जो सीनियर लीडर्स होते हैं ना, वो आपस में डिस्प्यूट करके बैठ जाते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम पार्टी लॉस्ट पावर, लॉस्ट इट्स मेजॉरिटी इन नंबर ऑफ स्टेट अक्रॉस द कंट्री। 1967 के इलेक्शन में क्या होता है कि यहां पे पार्टी एकदम निकल जाती है। ग्रेजुअली जो होते गांधी ग्रेजुअली बिगेन टू मूव सोशलिस्ट पॉलिसी इन 1969। यहां पर बहुत सारे लीडर्स जो होते हैं कॉन्स्पिरेसी के अंदर, मैंने बताया था कि आपस में एक दूसरे से धोखा दे देते हैं और काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। 67 के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और गड़बड़ क्रिएट हो जाती है, पार्टी गिर जाती। इसमें काफी सारे नेता होते हैं जो एक दूसरे की सपोर्ट करते रहते हैं। अब गांधी जी को, इंदिरा गांधी को समझ में आने लग जाता है कि भाई अब गड़बड़ है, अब मुझे अपने दम पर लड़ना है, क्योंकि इस बीच में जो अलग अलग पार्टी थी, कांग्रेस के फैक्शंस होने लग गए थे, अलग अलग पार्टी से लोग निकलने लग गए थे। इसी बीच में इंदिरा गांधी ने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण करवाया और राष्ट्रीयकरण करवाने के बाद में इन्होंने देश को उठाने का प्रयास किया। हालांकि उस समय में जो बैंकिंग प्रणाली थी वो सिर्फ व्यापारियों के लिए थी और बड़े लोगों के लिए थी, आम गरीब लोगों को इसकी अप्रोच नहीं मिल पाती थी। लेकिन इंदिरा गांधी ने 14 बड़े बैंकों का नेशनलाइजेशन किया और इसकी अप्रोच जो थी आम आदमी की हदों तक सीमित कर दी कि भाई इसके लिए हर व्यक्ति तक पहुंचाना जरूरी है। अब आ जाते हैं दोस्तों, सरकार गिरती है धीरे धीरे। पार्टीशन के बाद में 71 में इलेक्शन होते हैं, 71 के अंदर इलेक्शन होते हैं। बीच में काफी सारा लोग जो होते हैं कमजोर हो चुके होते हैं और इसी बीच के अंदर इनके जो संजय गांधी है वो इनको सपोर्ट करने लग जाते हैं। इन्होंने बढ़ चढ़कर नारे लगाए गरीबी हटाओ के। बस फिर क्या था, गरीबी हटाओ के नारे और खूब सारे प्रमोशन से क्या हुआ, इंदिरा गांधी को प्रचंड बहुमत मिला दोस्तों। प्रचंड बहुमत का मतलब ये कि इनके मैनिफेस्टो में सिर्फ एक ही बात थी, गरीबी हटाओ, और विरोधियों के पास कोई नारा नहीं था दोस्तों, कोई फ्यूचर विजन नहीं था। उनके पास बस एक था, इंदिरा हटाओ देश बचाओ, और इन्होंने कहा गरीबी हटाओ और आगे तरक्की पाओ। खैर लड़ते रहे आपस में, विद्रोह हटा बढ़ा जो भी था, लोगों को गरीबी हटाओ का नारा इतना पसंद आने लगा कि सबको समझ में आने लग गया कि भाई यही एक सरकार ऐसी है जो एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम चलाएगी और देश को बढ़ाएगी। और हरित क्रांति की वजह से भी कांग्रेस का नाम होने लग गया था। देश में बहुत सारे रूरल और अर्बन एरिया में गांधी जी की सपोर्ट जो थी बढ़ने लग गई थी, लोग इन्हें पसंद करने लग गए थे और इन्होंने काफी कोशिश करके रूरल कास्ट सिस्टम को स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स के अंदर खत्म करने का प्रयास किया और गरीबों को उठाने की कोशिश करी। लोगों को लगने लग गया था कि भाई अब धीरे धीरे सरकार उनके पक्ष में काम कर रही है। हुआ बहुत बढ़िया, गरीबी हटाओ का नारा हटा और दिसंबर 1971 के अंदर इलेक्शंस फाइनल होते हैं। इसी बीच के अंदर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई हो जाती है। पाकिस्तान के जो उस समय के जो जनरल थे, आर्मी चीफ थे, उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करना शुरू कर दिया। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद में तेजी से भारत के अंदर घुसना शुरू कर दिया पंजाब प्रोविंसेस की साइड से, और परिस्थितियों को विकराल रूप से बिगाड़ना शुरू कर दिया। उस समय की परिस्थितियां इस प्रकार से बिगड़ने लगी कि एक बार तो आपस में बातचीत के बाद इंदिरा गांधी ने सोचा कि मामला वैसे ही सुधर जाए, लेकिन सुधरते हुए आसार लग नहीं रहे थे। इंदिरा गांधी ने ठान लिया सबक सिखाने का।
बढ़िया तरीके से आर्मी को ऑर्डर दे दिया, आर्मी को ऑर्डर दिया, बड़े बड़े टैंक्स, आर्मी हमारी घुसना शुरू हो गई, भिड़ना शुरू हो गई, और कुछ ही दिनों के अंदर पाकिस्तान की 90,000 लोगों की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। 90,000 थे दोस्तों, थोड़े बहुत नहीं थे, 90,000 बहुत बड़ा नंबर था। यहां पे इन्होंने हार मान ली। हार मानने के बाद क्या हुआ, सिंपल साइन हुए, इधर से बांग्लादेश को आजाद करा के अलग देश बनाया और उधर से पाकिस्तान की आर्मी को भगाया, जिससे पूरा का पूरा जबरदस्त जो क्रिटिसाइज करने वाले थे वो चुप हो गए, जो मोम की गुड़िया कहने वाले थे वो देश के अंदर इन्हें माता दुर्गा का नाम देने लग गए कि भाई इसके आगे कोई नहीं जीत सकता। और अटल बिहारी वाजपेयी जो उस समय के अंदर विद्रोह या विपक्षी नेता थे, उन्होंने इन्हें दुर्गा का स्वरूप बोला और इन्होंने बांग्लादेश को और पाकिस्तान को हराकर दिखा दिया कि हम चुप नहीं बैठेंगे यदि शुरुआत तुमने बढ़ाई। तो यहां पर गांधी की जो ये इंडो पाकिस्तान वाली वॉर थी, इससे इनका नाम और ज्यादा स्ट्रांग होने लग गया, इनकी जड़ें और गहरी होने लग गई। लेकिन दोस्तों जड़ें लड़ाई के अंदर जो एक्सपेंसेस हुए उससे क्या हुआ, जो अपने देश का पैसा था वो खर्च हो गया, रुपए की कीमत गिरती जा रही थी और रिसेशन आता जा रहा था। इसी बीच में ऑयल क्राइसिस हो गया, 1973 के अंदर विद्रोहियों को बोलने का मौका मिल गया और देश में बहुत बुरे हालात धीरे धीरे बढ़ने लग गए। अब देश में बुरे हालात बिगड़ने लग गए, इसी बीच के अंदर दोस्तों एक और प्रॉब्लम हो गई। राजनारायण को 97 के अंदर जब इन्होंने इलेक्शन में हराया था, इलेक्शन में हराया तो विपक्षी पार्टी के नेताओं ने मिलकर इन पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्लियर एक वो कर दी, कंप्लेन कर दी, एक केस कर दिया कि भाई ये बेईमानी करके जीते हैं, जिस वजह से इस पर जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद पता होना चाहिए, पता लगना चाहिए कि ये असलियत में क्यों ये माल प्रैक्टिस हुई, इसके रीजन क्या थे। ठीक है, विरोधियों ने क्या किया, इनको फंसाने का चक्कर बना दिया। इस बीच में कई सारे और एलिगेशन लगे कि जरूरत से ज्यादा एक्सपेंसेस किए गए हैं, इलेक्शन जो हुए हैं डिसऑनेस्ट तरीके से हुए हैं, ऑफिशियल पार्टीज के बंदे मिले हुए हैं, जो गवर्नमेंट की मशीनरी है, गवर्नमेंट की मशीनरी ठीक से काम नहीं कर रही है, इसीलिए इन पर ब्राइबरी के भी यानी कि घूस देने के, पैसा देकर अपनी बातों को पूरा करवाना, इलेक्शन में अपने पक्ष में वोट डलवाना, इन सब के ब्लेम्स लगे। खैर ब्लेम कई जगह सिर्फ ब्राइबरी का छोड़कर बाकी जगह प्रूव हुए, ये एक्सेप्ट किया गया कि भाई हाँ ऐसा हुआ है, बस इधर एक्सेप्ट होना था। और इंदिरा गांधी के बारे में पकड़े जाने वालों ने ये क्लियर कर दिया कि भाई यहां से क्या हुआ है, पंगेबाजी हुई है, बेईमानी से काम हुआ है। इधर से सरकार ने क्या किया, सरकार गिराने का और इन्हें रिजाइन करने का इन्होंने ऑर्डर दे दिया। इधर से सरकार गिरने का ऑर्डर आया, ऑर्डर आने के बाद इन्होंने इमरजेंसी लगा दी, इमरजेंसी लगा दी, ऑर्डर आया क्या, सरकार गिराने का और इनको रेजिग्नेशन देने का, और इन पे आरोप लगाया गया कि आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक इलेक्शन में अब कहीं भी अपनी स्टेट प्रोविंसेस में, राज्यसभा और इधर पे नहीं आ सकते। इसी बीच के अंदर जो था विरोधी पक्ष को मौका मिल गया और कांग्रेस के अंदर एक फूट तगड़ी पड़नी शुरू हो गई। इन्होंने क्या किया, इन सबसे भिड़ने के लिए पूरी मेहनत करके फारूक अली अहमद के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा क्या करवा दी, इमरजेंसी घोषित करवा दी। इमरजेंसी घोषित कराई आर्टिकल 352(1) सेक्शन जो था कॉन्स्टिट्यूशन का 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई गई, जिसमें सबसे पहले सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैन हो गई। इस बीच के अंदर दोस्तों कांग्रेस जो थी पूरी तरह टूटने की कगार पे थी और इनके खिलाफ जो था षड्यंत्र चलाया जा रहा था। और इस बीच में क्लियर जो था, इंदिरा गांधी ने सारी की सारी गवर्नमेंट बॉडीज को ब्लॉक कर दिया, कर्फ्यू लगा दिया कि कोई भी काम नहीं होगा, और इन्होंने क्लियर ऑटोक्रेसी का नियम बना दिया। तानाशाही आ गई थी भाई बीच के अंदर कि मैं रेजिग्नेशन नहीं दूंगी, रेजिग्नेशन नहीं दूंगी। इधर से इनको रेजिग्नेशन ना देने के लिए एक रूल ऑफ डिक्री यानी आदेश आ गया कि इनको गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार करने के नाम पर इन्होंने एक दिन हालांकि बाकायदा जेल में भी बिताया है। अब वो उस समय में आप भी जानते हैं कि बड़े नेताओं को जेल नहीं होती है, लेकिन फिर भी इन्होंने एक दिन जेल में बिताया। जेल में बिताने के बाद फिर ये वापस आए। इंदिरा गांधी की जो प्रोविजन था, कॉन्फ्लिक्ट जो पार्टी मेंबर्स थे वो अलग अलग उठ करके इस नियम की वजह से विद्रोह होने लगा और इस नियम की वजह से ही इन्हें डिक्टेटर बोला जाने लगा।
कहा जाता था कि बहुत गर्म मिजाज की लेडी हैं, यदि पंगेबाजी हुई तो दिक्कत हो जाएगी, और जबरदस्त तरीके से विद्रोहियों को बंद कराना शुरू कर दिया। आरएसएस बैन करवा दी। आरएसएस बैन करवाने के बाद में कांग्रेस संघ के जितने भी सेक्शन थे, बड़े बड़े लीडर्स थे, सबको बंद करा दिया। सारी ऑफिशियल गवर्नमेंट बॉडीज बंद करा दी। तो इस प्रकार से इनका जो डिक्टेटर का रूप सामने आया, इससे लोग सहम गए, डर गए कि तानाशाही कहां से आ गई, जबकि ये तो रोल इस समय होना चाहिए था किस चीज का। इस समय तो डेमोक्रेसी है हमारे देश के अंदर। तो ऐसी परिस्थिति में इनकी बहुत बुराई हुई, विरोध हुए, सरकार इधर से लड़खड़ाने लग गई, बुरे हाल होने लग गए। और ये भाई साहब जो अपनी माता से भी 2 कदम आगे थे, 2 कदम आगे थे, और इन्होंने पूरी तरीके से इस विद्रोह को दबाने का काम किया। गांधी के जो बेटे थे संजय गांधी, इन्होंने खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इंडियन पॉलिटिक्स में। कहा जाता है कि सारी की सारी पावर जो थी इनके हाथ में आ चुकी थी। पूरी की पूरी पॉलिटिक्स की जो स्टेट थी, एडमिनिस्ट्रेशन का सेटअप था, सब कुछ इनके हाथ में आ चुका था। और यह भी कहा जाता है कि बीच में ऐसे भी कुछ हालात हो गए थे कि इन्होंने इंदिरा गांधी के विरोध में विपक्ष में अपनी सरकार बनानी शुरू कर दी थी। इंदिरा गांधी के विरोध में विपक्ष में अपने मेंबर्स खड़े होने शुरू हो गए। तो पूरा का पूरा सिस्टम जो था प्राइम मिनिस्टर के हाउस से चलता था, ना कि पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से नहीं, प्राइम मिनिस्टर हाउस से चलता था। और हाउस के जो सारे आदेश होते थे ये संजय गांधी के द्वारा दिए जाते थे। संजय गांधी का बढ़ता हुआ रोल, इधर से इंदिरा गांधी की डिक्टेटरशिप और विद्रोहियों को बोलने का मौका मिल गया। और भारतीय जनता पार्टी को इस बार पहली बार क्या था, पहली बार दोस्तों क्या था कि इलेक्शन में उनके पास लड़ने के लिए मैनिफेस्टो यानी चुनाव घोषणा पत्र के अंदर कोई चीज ही नहीं थी किस पॉइंट पे लड़ते। लेकिन इस बार इनके पास मुद्दा था डिक्टेटरशिप का। डिक्टेटरशिप का मुद्दा था। डिक्टेटरशिप का मुद्दा क्या था कि भाई अगर तुम रहोगे तो ये तानाशाही करवाएगी। इसी बीच में संजय गांधी ने भी काफी ज्यादा हरियाणा, यूपी और पंजाब के क्षेत्रों में हजारों लोगों की नसबंदी करवा दी थी। अब ये इस प्रकार के नियम हो गए थे कि जनसंख्या बढ़ रही है और महंगाई दर गिरती जा रही है। तो इस बीच में इन्होंने क्या किया, इस बीच में विद्रोह करना शुरू कर दिया और संजय गांधी ने नसबंदी करा दी। तो इस बहुत सारे मुद्दों के अंदर डिक्टेटरशिप हो गया, इधर से इनकी वो नसबंदी वाले सीन हो गए, ऊपर से इनका जो विद्रोह लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में ठूसना हो गया। इससे लोग अच्छे खासे खफा हो गए। खफा होने के बाद बीजेपी और अलायंस ने मिलकर पार्टी का गठन कर दिया। हालांकि वो पार्टी 3 साल से ज्यादा नहीं टिक पाई। हालांकि वो पार्टी 3 साल से ज्यादा नहीं टिक पाई, क्योंकि विद्रोह के अंदर जो पार्टी बनाई गई थी इलेक्शन में जीतने के लिए 3 साल तक मोरारजी देसाई के रूल के अंदर चलाई गई। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो आपस का जो एक दूसरे को कंट्रीब्यूशन था, मतलब एक दूसरे का जो गठबंधन करके सरकार बनाई गई थी, वो गठबंधन की सरकार ज्यादा लंबे समय नहीं चल पाई। हालांकि इस बीच में कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ 173 पर आकर सिमट गई थी, जो कि कांग्रेस किसी समय में बहुत मजबूत तरीके से चल रही थी। इसी बीच के अंदर गड़बड़ होने लगी, आंतरिक दंगे बढ़ने लग गए, विपक्ष में बहुत सारे आरोप लगे। अब इस बीच में इंदिरा गांधी जी के 1980 के इलेक्शन आते हैं और संजय गांधी की मृत्यु हो जाती है। संजय गांधी जो थे अमीर परिवार से थे, तो भाई इन्हें प्लेन और हेलीकॉप्टर उड़ाने का बड़ा शौक था। तो ये हेलीकॉप्टर में या प्लेन में जा रहे थे और इनका प्लेन जाके गिर जाता है, इनकी मृत्यु की खबर आती है। कहा जाता है, अपोजिशन या विद्रोहियों का कहना है कि संजय गांधी की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी और बीजेपी या दूसरी पार्टियों के साथ इनके गठन को देखकर ऐसे आरोप लगाए जाते कि इंदिरा गांधी ने ही इनको मरवाया था। जबकि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक अपने मां अपने बच्चे को मरवा सकती है। लेकिन वही वाली बात है कि राजनीति है, गंदगी है, कई लोग कुछ भी बोल सकते हैं। खैर 1980 के इलेक्शन होते हैं। दूसरी तरफ जो होता है, ये जामा मस्जिद के शहीद जो अब्दुल बुखारी है उनके साथ कॉलिजन कर लेते हैं। कॉलिजन करने के बाद जबरदस्त बहुमत से जीतती हैं और कहा जाता है 300 साढ़े 300 वोट से ज्यादा वोट आती हैं और ये अपनी सरकार बना जाती हैं। सरकार बनाने के बाद इस बार जो होता है ये उस घायल शेरनी की तरह होती हैं जो बोलती कुछ नहीं है,
लड़ती नहीं है, लेकिन काम करके दिखाने की इस समय दृढ़ निश्चय ले चुका होता है। इस बीच में जब इनके बेटे की मृत्यु होती है तो दोस्तों यहां पर इनके बेटे की मृत्यु होती है। दूसरी तरफ जो पायलट साहब थे यानी राजीव गांधी साहब थे, इनको वापस बुला लिया जाता है और इनको सपोर्ट देने के लिए कांग्रेस की इस समय जो बुरे हालात हो रहे थे उन परिस्थितियों में कांग्रेस की सपोर्ट के लिए इन्हें बुलाया जाता है। राजीव गांधी जी आ जाते हैं और अपनी माता का बढ़ चढ़कर सपोर्ट करते हैं और इधर से लाइफ फिर से दोबारा से शुरू हो जाती है। पीएमओ ऑफिस के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं शरद प्रसाद, इंफॉर्मेशन एडवाइजर और स्पीच राइटर, और राजीव गांधी की सहायता के लिए भी काफी सारे लोग इन्हें अलॉट कराए जाते हैं, क्योंकि ये संजय गांधी की तरह नहीं थे, ये पॉलिटिक्स से दूर रहते थे। ठीक है, यहां पे परिस्थितियां एक तरफ बुरी तरह से कमजोर हो रही थी, इंदिरा गांधी अपने बच्चे की मृत्यु के दुख से उबर ही नहीं पाई थी कि विपक्ष के अंदर बहुत सारे लोग थे, अकाली दल के नेता थे जो कि किसी समय में पार्टी के साथ ही थे, कांग्रेस के साथ ही थे, और भिंडरावाला, जर्नैल सिंह भिंडरावाला थे, और भी बहुत सारे लोग आ गए, निरंकारी मिशन वाले आ गए जर्नैल सिंह के साथ साथ, और भी बहुत सारे लोगों ने मिलकर पंजाब के प्रोविंसेस में खासकर गोल्डन टेम्पल पर क्या कर लिया, सशस्त्र लोगों ने मिलकर लगभग 200 से ज्यादा लोगों ने क्या किया, कंट्रोल कर लिया, कैप्चर कर लिया, और खालिस्तान की डिमांड बढ़ने लग गई कि भाई हमें अलग राज्य चाहिए। एक तरफ पार्टी टूट रही थी और जो अलग अलग नेता थे उनको इंदिरा गांधी की वजह से अपना कोई वजूद दिखाई दे नहीं रहा था, सोचा क्यों ना अलग राज्य ही मांग लिया जाए, क्या पता हम कामयाब हो जाएं। बढ़िया तरीके से यहां पर तलवारें धीरे धीरे जब चेकिंग हुई, फाइनल कंक्लूजन निकला तो यहां पर बहुत सारी गन्स, स्टेन गन्स हो गई, राइफल्स हो गई, राइफल्स के बाद बुरी तरीके से पिस्टल्स हो गए और बहुत सारे वेपन्स यहां पर निकले। देख सकते हैं पिक्चर के अंदर पूरा का पूरा कब्जा इन्होंने मंदिर पर कर लिया था और सरकार पर दबाव बनाया जा रहा था। इस बीच के अंदर क्या हुआ, इस बीच में ऑपरेशन ब्लू स्टार स्टार्ट होता है। ये ऑपरेशन ब्लू स्टार इसी में था कि जितने भी सिख थे इनको चाहे नेगोशिएशन से, प्यार मोहब्बत से, चाहे लड़ झगड़ के, चाहे मार कर, हमें पूरे के पूरे गुरुद्वारे को खाली कराना है और इनको दमनकारी नीतियों को समाप्त करना है। खैर 1997 के इलेक्शन में थोड़ा सा रिकैप कराते हैं। सिख मेजॉरिटी में अकाली दल जो था वो पावर में था पंजाब स्टेट के अंदर। अकाली दल की जो धीरे धीरे जो मेन रिलीजियस लीडर थे ऑर्थोडॉक्स, ये थे जर्नैल सिंह भिंडरावाला, किसी समय में कांग्रेस के साथ ही थे और पंजाब पॉलिटिक्स के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से मिले हुए थे। धीरे धीरे इनकी जो डिमांड थी अलग अलग अखबारों के जरिए अलग अलग राज्य की करने लग गए थे कि भाई इन्हें वो चाहिए, क्या नाम है, खालिस्तान की डिमांड चाहिए। 1982 के अंदर इन्होंने पूरा का पूरा गोल्डन टेम्पल 200 से ज्यादा लोगों ने कब्जा कर लिया और जाकर भैया अपने आप बैठ गए। स्टेट्समैन की जब फाइनल रिपोर्ट आई तो पता चला कि यहां पे मशीन गन्स, सेमी ऑटो राइफल्स, पिस्टल्स और छोटे मोटे बहुत सारे हथियार प्राप्त हुए। इसके बाद सरकार ने काफी ज्यादा कोशिश करी नेगोशिएशन करने की, लेकिन सामने से विपक्ष में जितने भी दहशतगर्द मिलिटेंट बन चुके थे, आतंकवादी बन चुके थे, वो मानने को तैयार नहीं थे। अब ये आतंकवादी भी दोस्तों गवर्नमेंट ने बोला अपने कागजों के अंदर, जैसे कि अलग अलग रिपोर्ट्स के थ्रू पता चलता है, तो गवर्नमेंट ने इन्हें बोला। अदरवाइज कई लोगों के अनुसार ये सिख फाइटर्स थे, कई लोगों के अनुसार ये पिलग्रिम्स थे यानी तीर्थ यात्री थे। सरकार ने क्या किया, काफी नेगोशिएशन किया, नेगोशिएशन के दौरान ये नहीं माने, कैजुअलिटी का नाम आया, सरकार ने, इंदिरा गांधी ने फाइनल दे दिया कि भाई अब बात नहीं बनती, अटैक करना है बकायदा, टैंक और आर्टिलरी यानी हथियार बड़े बड़े मंदिर के अंदर गुरुद्वारे में घुसने शुरू हो गए। घुसने के अंदर गुरुद्वारे को भी काफी नुकसान आया, काफी सारी चीजें टूटी भी और बुरी तरीके से पूरा का पूरा जो विरोध था उसे खत्म कर दिया। कहा जाता है कई सैकड़ों से हजारों लोग घायल हुए, जो आतंकवादी थे, दहशतगर्द थे, मारे गए। मारने के बाद पूरा का पूरा ऑपरेशन ब्लू स्टार कामयाब हुआ और बुरी तरीके से दबाया गया। इस बीच में कांग्रेस के विद्रोह के अंदर, पूरे देश के अंदर इतनी बुरी नरसंहार जेनोसाइड को देखकर कोई भी शांत नहीं था। विद्रोह तेज होने लगे। इंदिरा गांधी को अंदाजा होने लग गया था कि अब कुछ बड़ा होने वाला है यानी कि इंदिरा गांधी को लगने लग गया था कि अब
ज्यादा कोई दिक्कत हो सकती है। इनके चारों तरफ काफी स्ट्रांग मिलिट्री लगाई गई। जितने भी सिख पर्सनल थे, आर्मी पर्सनल या स्ट्रांग सिख जो लोग थे, उनको हटा दिया गया इस डर से कि कहीं कुछ ना हो जाए। इंदिरा गांधी को बुरा लगा कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इंदिरा गांधी ने दोबारा से सभी को, जो सिख थे या जो भी थे रेजिमेंट के बॉडीगार्ड, उनको लगा दिया गया। अब आ जाता है 30 अक्टूबर 1984। इंदिरा गांधी की लास्ट स्पीच उड़ीसा के अंदर दी गई थी और उड़ीसा के अंदर इन्होंने क्लियर एक लाइन बोल दी थी और उन्हें अंदाजा हो गया था कि उनका अंतिम समय पास आ गया है। लास्ट के 2-3 दिनों में काफी डिस्टर्ब रहने लग गए थे। इंदिरा गांधी ने अपनी लास्ट स्पीच में अपनी मृत्यु से पहले आखिरी स्पीच बोली थी। वो क्या है वो सुनते जाइए। कहती है कि मैं आज जीवित हूं, आई एम अलाइव टुडे, आई मे नॉट बी देयर टुमारो। कल हो सकता है मैं यहां पे ना हूं, लेकिन आई शेल कंटिन्यू टू सर्व अंटिल माई लास्ट ब्रेथ व्हेन आई डाई। लेकिन जब तक मैं आखिरी सांस लूंगी तब तक अपने देश को सर्व करती रहूंगी। मेरे खून की एक एक बूंद एक नए हिंदुस्तान को मजबूत करेगी और हिंदुस्तान के लोगों में इंदिरा गांधी बसेगी। कुछ इस प्रकार के उन्होंने अपने भाषण में शब्द बोले जिसमें इंदिरा गांधी ने पूरे देश को स्ट्रांग करने की बात करी। हालांकि उन्हें देखने में काफी लगता भी था कि उन्हें पता चल चुका था। इवन इफ आई डाइड इन द सर्विस ऑफ नेशन, कहती है कि मैं अगर देश की सर्विसेज में मर जाती हूं या मेरी मृत्यु हो जाती है या हत्या हो जाती है तो मुझे गर्व होगा। एवरी ड्रॉप ऑफ माई ब्लड विल कंटिन्यू टू द ग्रोथ ऑफ द नेशन। कहती है मेरे खून की एक एक बूंद देश के काम आएगी, देश की सेवाओं में लगेगी। 31 अक्टूबर 1984। 31 अक्टूबर 1984 को ये वही भयानक दिन था जिस दिन इनका इंदिरा गांधी जी पर गोलियों की बौछार की जाती है। यहां पर बॉडीगार्ड होते हैं 2, जिसमें से सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, 2 सिख बेसिकली बॉडीगार्ड होते हैं। अपनी सर्विस के वेपन में एक के पास पिस्टल होती है, दूसरे के पास सस्टेन गन होती है। तो ये दोनों गन्स लेके ये रेजिडेंस पर उनको सेफ गार्ड कर रहे थे, जो कि इस समय दिल्ली के अंदर एक सेफ गार्ड रोड पर इनका अपना रेजिडेंस है, वहां पर बैठे हुए थे। यहां पर एक व्यक्ति था पीटर अंस्टव या उस्टिनव। ये बेसिकली एक मूवी बनाना चाहता था आयरिश टीवी के लिए। इसके लिए इंदिरा गांधी बाहर से बात करने आ रही थी। गैलरी से जैसे ही बाहर निकली तो बेअंत सिंह ने 3 बार गोली मारी। फिर उसके बाद सतवंत सिंह ने पूरी अपनी जो मशीन गन है उसके 30 फायर किए। 30 फायर करने के बाद पूरी की पूरी गोलियां जब 33 गोलियों में से दोस्तों 7 गोलियां शरीर में रह गई थी और इतनी ब्रूटली इनको फायर किया गया कि शरीर को गोलियां पार करती हुई चली गई। शरीर को गोलियां पार करती हुई चली गई। इसी बीच में काफी ज्यादा स्ट्रांग एकदम से सारी की सारी जो आपस के बॉडीगार्ड थे सारे इकट्ठे हो गए, इन तीनों को पकड़ लिया। तीनों को मतलब बेअंत सिंह, सतवंत सिंह और कहर सिंह, जो कॉन्स्पिरेसी के लिए जिम्मेदार था, जिसने पूरा का पूरा प्रोग्राम बनाया था। इस बीच के अंदर सबसे पहले सतवंत सिंह को अंदर ही गोली मार दी। बेअंत सिंह को गोली मार दी। गोली मारने के बाद सतवंत सिंह और कहर सिंह को सजाए मौत मिली। सजाए मौत के बाद गांधी जी को ऑल इंडिया मेडिकल साइंस की यानी कि एम्स के हॉस्पिटल ले जाया गया। 9:30 बजे डॉक्टर्स ने इनका ऑपरेट करना स्टार्ट किया। जो 7 गोलियां रह गई थी वो निकाली गई ताकि फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चल सके इनकी मृत्यु का कारण, और बाकी जो गोलियां थी वो शरीर को पार करके निकल चुकी थी और निकलने के बाद इनका अंत होता है। उतनी भयानक जो गोलियां चलने के बाद इनको बचा पाना इम्पॉसिबल होता है। अलग अलग न्यूज चैनल 10 घंटे बाद, सबसे पहले सलमा सुल्तान यानी कि 10 घंटे बाद दूरदर्शन पर असैसिनेशन की इंफॉर्मेशन देती हैं और उसके बाद 3 नवंबर को, मृत्यु के 2 दिन बाद, इनको 3 नवंबर को राजघाट में यहां पर एक शक्ति स्थल बना दिया जाता है। यहां पर इनको जलाया यानी कि इनको क्रिमेशन, दाह संस्कार किया जाता है। इनके दाह संस्कार होते के साथ ही राजीव गांधी सत्ता में आते हैं और अलग अलग जगहों पर बुरी तरीके से इस बीच के अंदर एंटी सिख के दंगे हो जाते हैं। हजारों सरदार मारे जाते हैं, हजारों सिख मारे जाते हैं। लड़ाई दंगों के अंदर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उन्होंने लगभग कहा जाता है 3000 से 15,000 सिखों को मार दिया होता है और इसके अंदर हजारों लोग जो थे घर बार छोड़कर बेघर होकर छुपते फिर रहे थे, अपनी जान बचाते फिर रहे थे। और ये अंत
इंदिरा गांधी का होता है, जिसके बाद एक बहुत बड़े विवाद का जन्म हो जाता है जिसमें सिखों का नरसंहार बुरी तरीके से होता है। कहा जाता है कि बाकी लोगों ने, यहां पर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, इनमें से कोई भीड़ का चेहरा नहीं था जो इन दंगों का कारण था, लेकिन विपक्ष के जो इशारे थे, विपक्ष के जो आरोप थे, वो सीधे सीधे कांग्रेस के ऊपर लगने शुरू हो चुके थे। तो इस प्रकार से देश की आयरन लेडी की यहां पर एंडिंग होती है और देश में कांग्रेस के नया चेहरा मिलता है, राजीव गांधी। तो उसके लिए हम फर्दर एक और वीडियो लेकर आएंगे, उनकी भी बायोग्राफी हम पूरी कोशिश करके कवर करते हैं। फिलहाल हम इसी नोट पर उनकी मृत्यु के बाद, जाहिर सी बात है मृत्यु के बाद, अब हम इसी नोट पर ये वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।